गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइव विद सेवर्स पर। फ्रेंड्स, पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या होता है? जी हाँ, उनके बच्चे। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करते हैं और उनकी केयर करते हैं। और ऐसे में अगर उन्हें ये पता चले कि कोविड की थर्ड वेव आ सकती है और शायद वह बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, तो सोचिए उन माँ बाप का क्या हाल होगा। इसलिए आज की चर्चा का विषय कोविड 19 की तीसरी लहर रखा गया है, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कोविड की तीसरी लहर आ सकती है और क्या यह बच्चों पर असर डालेगी और क्यों। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। और आज इस चर्चा में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के एरिया मैनेजर मिस्टर निकेंद्र चौहान जी। निकेंद्र जी, आपका भी वेलकम करता हूं इस शो पर। थैंक यू गौरव जी। और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी का। जी थैंक सर यू वेरी वेलकम मच करता हूं सर गौरव आपका। जी। वेलकम करता हूं सर। दोस्तों, थैंक यू सो आप मच सभी को इंट्रोड्यूस कराता हूं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर अभिषेक शर्मा इज ए पीडियाट्रिशियन एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट। Dr. Sir is associate consultant in Maxford Specialty Hospital, ex-resident at Jain Medical College, AMU, Aligarh, life member of Indian Medical Association, as well life member of Indian Academy of Pediatricians. And Dr. Sir also runs the clinic of Asha Baby Clinic at Aligarh. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, इस विषय है, एक बहुत ही बर्निंग मुद्दा है कि थर्ड वेव ऑफ दिस कोविड। तो सर, इस कोविड वेव को जो हम समझना चाहते हैं सर, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ आंकड़े सर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा सर। कि अगर हम बात करते हैं सर स्पेनिश फ्लू की, जो 1918 में आया था सर, और वहां पे देखा गया था कि इसकी 3 वेव आई थी। लाइक स्टार्टिंग हुआ था मार्च से। मार्च 1918 में पहली वेव आई, सेकेंड वेव अक्टूबर 1918 में आई, उसके बाद तीसरी वेव दिसंबर 1918 में आई। उसके बाद धीमे धीमे इसका खात्मा स्टार्ट हुआ। सर, अभी जो एक रिपोर्ट आई है, एसबीआई की रिपोर्ट, वो ये बोलती है कि थर्ड वेव इन इंडिया कुड कॉज एज सिवियर एज सेकेंड वेव। दूसरी चीज जो सर बात करना चाहूंगा, रिसेंटली अभी हमको पता चला सर न्यूज के माध्यम से कि इस कोविड 19 की सेकेंड वेव में महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में ही एक महीने में, मतलब पिछले महीने में 9,000 प्लस किड्स टेस्ट पॉजिटिव आए हैं कोरोना के सर। तो क्या कहीं ना कहीं हम इस थर्ड वेव में एंट्री कर चुके हैं? जैसा कि यूके में बोल दिया गया है कि थर्ड वेव का पूरा पूरा अंदेशा उनको हो गया है, दे आर एक्सेप्टिंग कि थर्ड वेव आ चुकी है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा है कि आप इस थर्ड वेव के लिए कितना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और क्या क्या चीजें आप कर रहे हैं सर। तो सर, इतना कुछ हो गया है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थर्ड वेव तो आ रही है। तो सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर एक्चुअल में ये थर्ड वेव है क्या? सभी को नमस्कार। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जेबी केमिकल्स की टीम को कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया थोड़ा सा मेरे जो हमारी जो नॉलेज है उसको शेयर करने के लिए। और गौरव शर्मा जी का भी थैंक्स करना चाहूँगा मैं। थैंक हाँ यू जी, सर। जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को नमस्कार। देखिए, कोविड को लेकर बहुत ही हम लोग पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो काफी हम लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने कई सारे क्वेश्चन पूछे कि थर्ड वेव, अब देखिए ये चीज, जैसे आप इसको अगर स्पेनिश फ्लू से अगर आप कंपेयर करें, तो स्पेनिश फ्लू जो 100 साल पहले आया था उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव देखी गई थी, 2 वेव तक तो आई थिंक मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम की सेम ही उसका पैटर्न रहा है। थर्ड वेव की अगर बात करते हैं तो अभी प्रिडिक्शन है कि ये आएगी। लेकिन जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र में कुछ 9,000 प्लस किड्स जो है वो कोविड पॉजिटिव आए हैं अभी, तो अब ये थर्ड वेव है या नहीं है, अभी इसका गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से कहीं कोई कहीं इसका मतलब जिक्र नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन अब प्रिडिक्शन जरूर है कि थर्ड वेव आएगी। अब आएगी, कितनी घातक होगी,
जितनी सेकंड वेव रही है उतनी घातक होगी, या इसमें जो है कौन लोग जो है कौन सा एज ग्रुप जो है इसमें अफेक्टेड होगा, ये सब एक प्रिडिक्शन है ना। ये जैसे स्पेनिश फ्लू हो गया और बाकी जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं इनका प्रिडिक्शन है कि ये जो थर्ड वेव है ये चिल्ड्रंस में देखी जाएगी, चिल्ड्रंस में और किड्स में। प्रिडिक्शन ये इसलिए है क्योंकि देखा जाए तो फर्स्ट वेव में जो है जो सीनियर सिटीजन हैं मोर देन 45 ईयर एज ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। फिर अभी जो सेकंड वेव है इसमें जो है यंगस्टर्स जो है, जो एडोलेसेंट ग्रुप है या फिर जो है जो वर्किंग ग्रुप है, ये अफेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्शन है कि ये जो दो एज ग्रुप अफेक्ट हो चुके हैं तो इसमें इम्यूनिटी आ चुकी है। अब बच जाता है केवल जो एडोलेसेंट और जो लेस देन 18 ईयर्स का जो ग्रुप होता है वो, तो उसमें अभी इम्यूनिटी नहीं है। तो इसी की वजह से ये प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि अब ये जो अगर थर्ड वेव आती है तो ये इस वाले एज ग्रुप में ज्यादा घातक होगी। अब होगी नहीं होगी ये आगे जो फ्यूचर का प्रश्न है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसके फेवर में जाती हैं कि ये बहुत ज्यादा घातक होगी, और कुछ बातें हैं जो इसके अगेंस्ट में जाती हैं कि नहीं ये एक नॉर्मल वे जो है वेरिएंट एक आएगा और जैसे एक नॉर्मल ज्यादा इसमें शायद हानि ना करे ये बच्चों को। तो ये थ्योरीज कुछ कुछ जो है टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट की गई हैं, लेकिन ये टाइम ही बता पाएगा कि इसमें कितना ज्यादा सीरियसनेस इसमें आएगी थर्ड वेव में। यस। और एक चीज जैसे आपने पूछी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट से पूछा है कि आपने क्या तैयारी की है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो, जहाँ मैं अलीगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लेकर काफी कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। क्योंकि हमारी जो एसोसिएशन है उसकी जो अलीगढ़ की ब्रांच है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो अलीगढ़ ब्रांच है, मैं उसका कोषाध्यक्ष ट्रेजरर भी हूँ। तो उसके नाते जो है हम लोगों ने प्रशासन से जो है मीटिंग्स वगैरह करी हैं, डीएम साहब से मीटिंग वगैरह की है, तो उसमें उन्होंने अलीगढ़ में कुछ 2-3 हॉस्पिटल्स जो है वो डेडिकेटेड कर दी हैं फॉर कोरोना पेशेंट्स ओनली। अगर वो किड्स में होता है तो जस्ट बिकॉज फॉर चिल्ड्रंस ओनली, तो चिल्ड्रन के लिए वो डेडिकेट कर दिए गए हैं। उसमें एक टीम बनाई गई है कि अगर सीरियस ये बच्चों में रहता है तो कौन डॉक्टर्स, क्या टीम किस तरह से वर्क करेगी, ये पूरा एक उन्होंने एक मैप को जो है बिल्डअप कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं। तो इसमें गवर्नमेंट भी अपना पूरा जो है पूरा एफर्ट लगा रही है कि अगर ये थर्ड वेव आती है तो हम इसको किस तरह से किया जाए। बाकी जो सेकंड वेव में हम लोगों ने जो सीखा है, जो हमारे ड्रॉबैक्स रहे हैं हॉस्पिटल्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको भी देखकर हम लोग काफी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो देखते हैं अब इसमें क्या है, फिंगर क्रॉस्ड है हमारी, थर्ड वेव कितनी ज्यादा घातक रहेगी या किस तरह से होगी। जी गौरव तो सर जी। कुल मिला के सर देखते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अलीगढ़ में ही ऑलरेडी बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स एलोकेट कर दिए गए हैं, और अगर कोई भी बच्चा कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको सिर्फ वहां पे एडमिट किया जाएगा, सिर्फ बच्चों के लिए स्पेशली। तो मुझे लगता है ये पूरे देश में इस तरह की मुहिम चल रही होगी शायद। और जो दर्शक जुड़े हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए काफी एक राहत की सांस होगी कि उनके बच्चों के इलाज के लिए गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है और डॉक्टर्स भी इस चीज में लगातार लगे हुए हैं कि उन बच्चों को कोई दिक्कत ना हो सके। जैसा कि सर आपने बताया कि जो फर्स्ट वेव थी उसमें 45 प्लस के लोग ज्यादातर उसमें अटैक हुआ उन पे कोविड का, देन यंगस्टर्स पे आया, और अभी जो सर बच्चों की बात हो रही है, तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीनेशन जिस तरह से चल रहा था कि पहले 45 प्लस को वैक्सीन लग रहा था सर, और अभी सर 18 प्लस को वैक्सीन लग रहा है, तो इसकी वजह सर ये तो नहीं कि वैक्सीनेशन 18 प्लस को तो सबको हो जाएगा, फिर बचेंगे बाद में बच्चे, तो क्या ये कारण तो नहीं है कि अटैक सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पे आएगा इस बार? हाँ देखिए, एक थ्योरी ये भी है, ये मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो जो नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से जो इम्यूनिटी आ रही है, जैसे जो ओल्ड एज लोग जो हैं वो काफी इन्फेक्ट हुए थे, और फिर जो यंगस्टर्स हैं वो इन्फेक्ट हुए थे, तो एक तो वो जो इन्फेक्ट हो गए उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी तो आई गई, एक तो वो लोग हैं। दूसरा जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, ये जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को लेकर चल रही है कि पहले सीनियर सिटीजन को लगाएगी, फिर अब ये यंगस्टर्स में लगाई जा रही है, तो नो डाउट ये जो एज ग्रुप है ये तो इम्यून हो जाएगा, लेकिन जो बच जाता है बिलो 18 ईयर्स एज का जो ग्रुप बच जाता है वो अभी तक अनइम्यूनाइज्ड है ना। लेकिन इसमें इसीलिए ये थर्ड वेव में किड्स का प्रिडिक्शन ज्यादा हो रहा है कि जो ये वाला एज ग्रुप है इसमें ज्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन होने से जो जो लार्ज स्केल इतना वैक्सीनेशन हो रहा है, एक हर्ड इम्यूनिटी एक टर्म होता है जिसमें कुछ परसेंटेज जो होता है पॉपुलेशन में, वो अच्छा खासा परसेंटेज अगर इम्यूनाइज हो जाता है उस वायरस से, तो
जो बाकी के जो कुछ परसेंटेज रह जाता है वो उनको इम्यूनिटी मिलती है उससे। तो इसमें ये भी एक कंसेप्ट लगाया जा सकता है कि जो बच्चों में अगर हम एडल्ट लोग और ये सब अगर प्रॉपर इसका वैक्सीनेशन हो जाए तो बच्चों में कहीं ना कहीं उसका भी फायदा मिलेगा, रादर देन अगर वो अनइम्यूनाइज भी है तब भी, अगर वो अनइम्यूनाइज है। वैसे बहुत जल्दी ये सुनने में आ रहा है कि बच्चों के लिए भी जो एज ग्रुप जो है ये शायद मोर देन 2 years वाला जो एज ग्रुप है, इसके लिए भी मेरे ख्याल से विद इन 2-3 months में कोई वैक्सीन जो है वो मार्केट में लॉन्च हो जाएगी और वो भी एक वैक्सीनेशन ड्राइव इस एज ग्रुप में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट तो नो डाउट पड़ेगा वैक्सीनेशन करने का। ओके सर, इसी सिलसिले में हमारे कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था सर। मिस्टर आशीष जी पूछ रहे थे यही चीज कि बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी, तो सर उसका आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया है सर। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सर जो थर्ड वेव जो आ सकती है, जिसका अंदेशा हो रहा है, इसका किस चीज पे डिपेंड करती है बेसिकली सबसे ज्यादा, कि क्यों हम इस चीज को सोच रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी? देखिए ये एक प्रिपेयर्डनेस है ना। हम लोगों ने जो फर्स्ट वेव के बाद जो हम लोगों ने एक अनदेखी कर दी कि कोरोना खत्म हो गया, उसके बाद जो फिर हमने उसका परिणाम झेला सेकंड वेव को लेकर, कि जो हमने एकदम से हम लोग एकदम बिल्कुल भय मुक्त हो गए थे कोरोना से कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। तो उसके बाद जो सेकंड वेव आई तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक ये प्रिपेयर्डनेस भी है कि हम थर्ड वेव को लेकर पहले से प्रिपेयर हो जाएं। दूसरा ये इसलिए भी आ सकती है क्योंकि जैसे स्पेनिश फ्लू से आपने इसको कंपेयर किया, तो अगर वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव को देखें, जो इस तरह के जो पैंडेमिक्स हुए हैं, तो पैंडेमिक में जो एक साइकिल होती है इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि थर्ड वेव यहाँ इस वजह से भी आ सकती है। लेकिन ये केवल प्रिडिक्शन है, इसमें कोई भी हाँ बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट एकदम सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये थर्ड वेव आनी ही है। तो प्रिडिक्शन है, अब देखते हैं इन फ्यूचर क्या रहता है। तो सर ये कह सकते हैं कि जो लापरवाही हम लोगों से फर्स्ट वेव के बाद हो गई, ये इसका कारण बन सकती है। जैसा कि देखा गया था कि लास्ट ईयर सितंबर में कुछ ही राज्यों में केस रह गए थे, काफी स्टेट तो सर कोरोना फ्री भी हो गए थे, और फेब जैसे ही 2021 आया, इमीडिएट कोरोना का ब्लास्ट फिर से स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो गई वहां पे। तो अगर हम लोगों ने सेकेंड वेव में सर हम लोगों ने ये चीज फॉलो की, तो आगे भी ये चीज हो सकती है सर। बिल्कुल, ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक प्रिपेयर्डनेस है, क्योंकि हम इससे बिल्कुल भय मुक्त ना हो जाए कोरोना, क्योंकि अभी तक पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो सारी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉशिंग, ये जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये सब हमें अभी भी फॉलो करने हैं। आपको वैक्सीनेशन लगने के बाद भी फॉलो करने हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग समझ रहे हैं कि हमें वैक्सीन लग गई और हम तो जो है बिल्कुल इम्यून हो गए कोरोना को लेकर, हमें नहीं हो सकता। तो ये सभी को ये मेजर्स फॉलो करने हैं और ये एक प्रिपेयर्डनेस है थर्ड वेव की। ओके सर। सर हमारे साथ जुड़े दर्शक मिस्टर रोकेंद्र मिश्रा पूछ रहे हैं कि अगर घर में फैमिली में फादर एंड मदर को वैक्सीनेशन हो जाता है, तो क्या वो उनके जो बच्चे हैं इससे कुछ हद तक सेफ हो सकते हैं क्या, कि उन बच्चों को भी उसका कुछ असर हो, उनके ऊपर कोरोना इफेक्ट ना हो पाए? हाँ, देखिए वैक्सीनेशन घर में अगर मेजोरिटी लोगों का हो जाएगा है ना, तो उसमें एज सच तो कोई प्रोटेक्शन उस बच्चे में नहीं आएगा। लेकिन अगर मास स्केल में हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने जो हर्ड इम्यूनिटी की बात करी, अगर मास स्केल में हम इसको देखेंगे तो इसमें नो डाउट जो अनइम्यूनाइज्ड लोग हैं उनको इसका बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अगर एक जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें एक कंसेप्ट ये है कि मदर अगर इम्यूनाइज्ड हो गई है, उन्होंने अगर वैक्सीन ले लिया है कोरोना का, तो कुछ एंटीबॉडीज जो हैं वो मदर मिल्क के थ्रू न्यू बॉर्न में जो मदर उसको ब्रेस्ट फीड कराएगी उसके थ्रू वो उस बच्चे में जरूर जाएगी और वो उसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड कराएगा। तो एक ये न्यू बॉर्न्स में ये एक थ्योरी है जिससे उनको प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन अगर केवल फैमिली में जैसे मान लीजिए 6 लोग हैं, 6 में से 4 एडल्ट हैं और 2 चाइल्ड एज ग्रुप के हैं, 4 वो वैक्सीनेट हो गए हैं, तो उन बच्चों पर एज सच कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसमें तो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स और वो सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, लेकिन लार्ज मास स्केल पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा अगर सब ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो। ओके सर, अभी एक लेटेस्ट न्यूज है आज 3 तारीख की, 3 जून की, कल की, जिसमें एसबीआई की रिपोर्ट है, वो बोल रही है कि जो थर्ड वेव रहेगी वो एटलीस्ट उसका ड्यूरेशन जो रहेगा दैट वुड बी 98 डेज अराउंड।
तो सर ये किस तरह से आधारित किया जाता है, जैसे कि सेकंड वेव का ड्यूरेशन हो गया या थर्ड वेव का ड्यूरेशन, ये किस पे डिपेंड होता है सर? अच्छा, देखिए ये अभी मैंने न्यूज़ पे ये पढ़ी नहीं है, लेकिन ये एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनके ये जो है ना कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उसको ये जो इन्फेक्शन रेट होता है, इन्फेक्टिविटी रेट होता है, मोर्टेलिटी रेट होता है, तो ये सारे रेट्स वगैरह और सब ये परसेंटेज वगैरह कुछ होती है, उसके अकॉर्डिंग ये एपिडेमियोलॉजिस्ट इसको तय करते हैं कि कितने दिन में ये जाएगा और क्या साइकिल रहेगी। तो ये एक अलग मैटर है, बिल्कुल ये मैं इसका आंसर दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं एक एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। लेकिन ये एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका ये वो है, उसमें ये आंसर इजीली कर पाएंगे। ओके, मतलब सर ये लगभग एक अनुमानित होता है, बिल्कुल पूर्णतः ऐसा नहीं होता कि डेड श्योर हो जाए, ऐसा नहीं है, अनुमानित होगा ये आंकड़ा। डेड श्योर तो कोई भी चीज नहीं है, ये प्रिडिक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल प्रिडिक्शन है ये। लेकिन हाँ, कुछ हद तक, काफी हद तक ये प्रिडिक्शन इन लोगों के सही होते हैं, क्योंकि वो एक साइंटिफिक वे है, साइंटिफिक वे से वो उसे प्रिडिक्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पूरा हर चीज पर, मतलब कितना स्प्रेड रेट है उसका, इन्फेक्शन का, इन्फेक्टिविटी उसकी कितनी है, कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो पूरी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो ये कुछ काफी हद तक ये जो है एक्यूरेट होते हैं प्रिडिक्शंस। अच्छा सर, जो इस बार सेकेंड वेव में या फर्स्ट वेव में जो बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए, आपने भी कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा, तो सर बेसिकली उन बच्चों में किस तरह के सिम्टम पाए गए? जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर एडल्ट में जो सिम्टम है कि बोलते हैं गले में खराश हुई, जुकाम हुआ, खांसी आई, सांस फूल रही, तो इस तरह से बच्चों में किस तरह के सिम्टम आए? हम्म देखिए, कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये जो है बेसिकली बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने एडल्ट्स में देखे और बच्चों में भी जो कुछ पेशेंट्स, बच्चे लोग आए हैं, उसमें भी फ्लू लाइक सिम्टम्स ही आते हैं सबसे पहले। लेकिन ये वेरिएबल होते हैं, मैं बता दूं, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी कर सकते हैं। कोई पेशेंट किसी तरीके से प्रेजेंट करता है, किसी पेशेंट में कुछ सिम्टम्स होते हैं, किसी में अलग। तो कॉमन सिम्टम्स जो रहते हैं वो जो है फीवर, सोर थ्रोट, ठीक है, जो है स्नीजिंग होगी, कोल्ड हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉमन सिम्टम्स है तो बच्चों में भी देखने को मिल रहे हैं। प्लस बच्चों में कुछ और सिम्टम्स जैसे लूज स्टूल, वॉमिटिंग, है ना, ये भी सिम्टम्स बच्चों में देखे जा रहे हैं। तो मिक्स सिम्टम्स हैं सारे, कोई भी एक ऐसा सिम्टम हम नहीं कह सकते कि वो सिम्टम अगर आपको आ रहा है तो इट इज कोरोना, है ना। ये जो डिफरेंशिएट करना कि वो कोरोना है या कोई और उसकी पैथोलॉजी है, ये बहुत 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 डिफिकल्ट है, क्योंकि ओवरलैप करते हैं सिम्टम्स इसमें। आपको बस एक जो टेस्ट होता है, बस उसी के थ्रू आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं, वरना इसके सिम्टम्स, अब जैसे सीजनल फ्लू आता है, अब ये मानसून का सीजन आएगा तो सीजनल फ्लू है, तो यहाँ पे सिम्टम्स ओवरलैप करेंगे, डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल होता है इसमें ये। ओके, सर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। मिस्टर रंजीत यादव जी पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा 18 साल का है, सॉरी 17 साल का है, और वो डायबिटीज से ग्रसित है, डायबिटिक है, तो क्या उसको कोविड के चांसेस ज्यादा है? हम्म। हाँ, देखिए, जैसे जो एडल्ट में हम लोग जो बात करते हैं कि अगर किसी को कोमोर्बिडिटी है, कोमोर्बिडिटी मतलब कि किसी को पहले से कोई बीमारी है, जैसे ब्लड शुगर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गई, है ना, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट, कोई ऐसा पैथोलॉजी है कि आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ रहे हैं, जैसे कुछ लोग स्टेरॉइड्स पे होते हैं लॉन्ग टर्म। तो बच्चों में भी ऐसा ही देखा जा रहा है कि जो बच्चे कोमोर्बिडिटी है जिनको, लाइक किसी को डायबिटीज है बच्चे को, या कोई बच्चा है किसी को मान लीजिए कैंसर है और उसको कैंसर के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स चल रहे हैं, या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो लोअर डाउन है, तो ऐसे बच्चे जो है हाई रिस्क पर रहते हैं इसमें। और बच्चे क्या, हर जो एज ग्रुप है जो कोमोर्बिडिटी के साथ है वो हाई रिस्क ग्रुप में कहलाया जाता है कोविड में। बच्चों में भी नो डाउट इस तरह के बच्चों को ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत है, इस तरह के बच्चों में कोविड का इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। तो मतलब जितने भी लोग हैं, अगर किसी को कोमोर्बिड डिसीज है तो उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एट लास्ट एक चीज ये पूछूंगा कि जो पेरेंट्स बच्चों को लेके इतना ज्यादा वरी हैं, जैसा कि अभी स्कूल्स भी खुलने को गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि शायद धीमे धीमे स्कूल खुल जाए, या लोग भी सोच रहे हैं कहीं स्कूल ना खुल जाए, तो सर ऐसे में अगर स्कूल खुलते हैं तो आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को फ्रीली भेज सकते हैं, या ऑड इवन का जो सीक्वेंस चल रहा था पहले भी वो फॉलो करना चाहिए? इस पे सर कुछ राय देंगे सर अपनी आप? देखिए, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है कि
कैसे हम अपने जो हमारा जो एक जो लाइफ स्टाइल का तरीका है, या जो भी हमारा जो हम पहले जैसे चल रहा था, स्कूलिंग हो गई, वर्किंग हो गई, किस तरह से इसको नॉर्मलाइज करेंगे। अब स्कूल में मास गैदरिंग होती है, बच्चे इतने ज्यादा होते हैं, किस तरह से इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर इतने ज्यादा अवेयर नहीं होते, फिर बच्चों को कैसे समझाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए भी, और है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी, किस तरह से इसको टैकल करेंगे। अब छोटा बच्चा है तो उसके साथ तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बड़ा बच्चा है, ये कुछ पॉलिसी जैसे ऑड इवन वाली आपने बताई पहले आई थी, कुछ हद तक कामयाब हो सकती है, लेकिन कब तक होगी, मतलब कब तक इस चीज से हम रहेंगे ग्रस्त, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से अभी शायद कुछ दिनों तक, जब तक शायद हम लोग थर्ड वेव या फिर जो ये अभी जो चल रहा है दौर, इससे निकलना चाहें, तब तक शायद अभी एजुकेशन को लेकर इतना ज्यादा अगर हम ना पैनिक करें, तो आई थिंक या तो फिर ऑनलाइन या घर पर बैठकर अगर कुछ चीज इस तरह से हो सकती है, क्योंकि देखिए बच्चे आने वाला फ्यूचर है ना। और अगर हमारा फ्यूचर ही अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम में या फिर इतना ज्यादा जो है इन्फेक्ट हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत की बात है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने अभी जो आपने देखा होगा 12th की जो एग्जाम्स अभी जो कैंसिल और पोस्टपोन किए हैं, उसमें रीजन गवर्नमेंट का यही रहा है कि दीज आर द यूथ, है ना, और ये आगे आने वाले जो हमारा इंडिया का फ्यूचर है उसमें ये लोगों की काफी अच्छी भूमिका है। तो इनके साथ कहीं कुछ ऐसा ना हो, तो उसको लेकर ये एक बहुत ही अच्छा जो एक डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये है। तो इसमें स्कूल में अब पॉलिसी मेकर्स किस तरह से करते हैं ये उन पर छोड़ देते हैं, बाकी हमारा व्यू ये है कि अभी शायद अगर इस चीज को अवॉइड किया जाए, स्कूल्स की ओपनिंग और ये सब, तो ये आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर, मिसेस सुष्मिता जी पूछना चाह रही हैं कि उनका बच्चा 8 साल का है और स्कूल जाता था और बाहर मतलब प्ले भी करता था ग्राउंड में जाकर के। जब से कोविड लगा है वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा उनका वीक हो रहा है शारीरिक रूप से। तो उन इस तरह के जो कुछ बच्चे, जैसा कि सर होगा कि मेरे घर में मेरी बेटी भी है सर, वो सुबह जाती थी, पहले खेलती थी, अब वो नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं सर वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। तो उन बच्चों को क्या सलाह देंगे सर? देखिए बहुत ही ऐसी स्थिति बन गई है कि इसमें हर कोई लाचार है। मतलब मैं, मेरा भी जो बच्चा है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, इतने बच्चे हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो देखिए कब तक कोई घर में रहेगा, घर में रहने से जो सारा जो एक स्ट्रेस का जो एक माहौल बन जाता है, मेंटल प्रेशर होता है, सारी चीजें, आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाता। जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो इस एज में है कि उनका डेवलपमेंट होना है, वो डेवलपमेंट केवल इसी वजह से रुक जाता है कि आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा फिर एक स्मार्टफोन डिपेंडेंसी आजकल बहुत देखी जा रही है कि भाई घर में बच्चे हैं तो भाई वो उनके पास कोई ज्यादा साधन है नहीं, तो स्मार्टफोन डिपेंडेंट होते जा रहे हैं वो सब। एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो सब चीजें कम होती जा रही हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो है सोसाइटी के लिए। और फिर एक न्यूट्रिशनल रिस्क भी है, जैसे आपने बताया कमजोर होते जा रहे हैं बच्चे, तो सब चीजें ये हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन देखिए यही है कि आप खुद जो है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, या घर में अगर कुछ 2-3 बच्चे हैं या जो भी है, तो आपस में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज क्रिएट करें आप कि आपस में बच्चे लोग खेलें। और कुछ जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के ऊपर टाइम स्पेंड करें उनको पढ़ाने के लिए। जैसे मेरा खुद का बच्चा है, वो नर्सरी लाइक उसकी एज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको स्कूल में नहीं एडमिशन हो पा रहा है, तो हम खुद उसको घर पे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में हर तरीके से मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो एजुकेशन को लेकर भी जो है बच्चों को कुछ घर पर ही चीजें इस तरह से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, उनका माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। और जो ये सारा जो मेंटल प्रेशर है बच्चे पर, किस तरह से इसको दूर किया जाए। तो कई सारी चीजें हैं, बच्चे को हर किसी मतलब किसी गेमिंग में, कुछ इंडोर एक्टिविटीज में, कुछ उसकी जो क्रिएटिव चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं उसको इंगेज रखिए, ताकि इस तरह का माहौल ना बन पाए डिप्रेशन का। खाने पीने पे अच्छा ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका अच्छा रखिए, ताकि बाकी सब चीजें अच्छे से मैनेज हो सकें। तो ये है। तो सर कुल मिलाकर के मतलब कि सिर्फ स्कूल की एजुकेशन पे डिपेंड ना रहे, बच्चों को माँ बाप खुद टाइम दें और उनके खाने का, स्पेशली उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। और अगर हो बिल्कुल सके तो कुछ इंडोर एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें मतलब बच्चा फिजिकल
अपने आप को मतलब यूज करे फिजिकली अपनी चीज को यूज करे, बिल्कुल तो वहाँ पे बेटर रहेगा पेरेंट्स के लिए भी, और बच्चों में जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो सकेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स सभी लोग सर परेशान है थर्ड वेव को लेकर के। हम्म, चर्चा इन्हीं बात पे चलती रहेगी सर, लेकिन एक लास्ट संदेश आपसे सुनना चाहूंगा कि आप एक राय दें सर, जो माँ बाप बच्चों के लिए भी ध्यान दें कि ऐसा क्या किया जाए कि इस थर्ड वेव को हम बच्चों के ऊपर हावी ना होने दें सर। हम्म। देखिए, थर्ड वेव से बचने के बस ये एक तो जो हम लोग कर सकते हैं एडल्ट लोग, वैक्सीनेशन, अपना ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं। जिस एज के लिए वैक्सीनेशन इस वक्त हो रहा है वो सब लोग प्रॉपरली वैक्सीनेशन कराएं, दूसरों को मोटिवेट करें। किसी के अंदर कुछ भ्रम है तो उसको दूर करें, दूसरों को मोटिवेट करके मैक्सिमम वैक्सीनेशन कराएं। तो इससे एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी और उससे काफी लोग जो अनइम्यूनाइज्ड हैं वो भी उससे बेनिफिट होगा उनको भी। दूसरा किस तरह से और ये कर सकते हैं, तो देखिए, जो गैदरिंग्स होती हैं उसको अभी फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, है ना, गैदरिंग्स में जिसे बच्चों को कहीं गैदरिंग में ना भेजें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ये सब चीजें बच्चों को, एक जो नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं वो सब चीजें बच्चों को सिखाएं कि अभी आपको ये सब चीजें जो है उनके अंदर हैबिट डालें, हैबिट प्रोड्यूस करें सब चीज की, कि भाई, और उन्हें बताएं कि अभी हमारा ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट है ये सब चीजें, तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, उन्हें सिखाएं, उनकी हैबिट डालें। फिर थोड़ा सा इम्यूनिटी स्टेटस पे जो है बच्चों को बिल्डअप करें। बच्चों की इम्यूनिटी इतनी आप जो है बिल्डअप कर दीजिए कि अगर कोविड इन्फेक्शन वायरस अगर इन्फेक्ट करता भी है तो वो बहुत माइल्ड से सिम्टम्स के साथ, और उस स्टेज पर ना पहुंच पाए कि उसमें जो है बहुत सीरियसनेस आ जाए। तो इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए जो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, बच्चों को एक्टिविटीज में इंगेज रखिए, नई नई इंडोर एक्टिविटीज में, रादर देन कि आप उसको स्मार्टफोन डिपेंडेंट कर रहे हैं, जो कि हो रहा है। मैं देख रहा हूँ मेरा खुद का बच्चा भी जो है स्मार्टफोन डिपेंडेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं सबकी कमी है। तो उसको थोड़ा सा हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। तो और इम्यूनिटी के लिए जैसे उसका न्यूट्रिशन स्टेटस सही रखिए, कुछ इम्यून बूस्टर्स उसको दे सकते हैं, है ना, कुछ भी आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टर्स या जो विटामिन सी, जिंक वगैरह ये सब है, तो इम्यूनिटी स्टेटस प्रॉपर उनका रखिए ताकि वो हैंडल कर सके इन्फेक्शन को। यही कुछ मेजर्स हैं जो हम बच्चों में अभी कर सकते हैं और थर्ड वेव को रोक सकते हैं ये सब करने से। बाकी जो एडल्ट को जो सारे प्रिकॉशंस, जो मेजर्स हैं जो सारे अपनाने हैं, वो सब कंटिन्यू इसी तरह से अपनाते रहेंगे। सर जैसा कि आपने बताया सर, एक बहुत अच्छा आपने चीज बताई है जो हम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। इसी बीच में सर शादी समारोह बहुत कुछ होने लगे, और माँ बिल्कुल बाप बिल्कुल ये सोच करके ये कहते हैं कि अरे बहुत करीबी रिश्तेदार है, वहां नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा। तो सर बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल मानना ये है कि अगर आपकी जान बच रही है और आपके बच्चे की जान बच रही है, तो वो बुरा मानता है तो बुरा मान जाए, वहां पे जाना नहीं है हमें। और सर आपने ऑलरेडी बता दिया कि अब सोशल गैदरिंग में नहीं जाना है। नहीं, देखिए, और अगर हम किसी के फंक्शन में नहीं जा रहे हैं ना, तो इनडायरेक्टली हम उनको भी तो फायदा कर रहे हैं। भाई मान लीजिए हम ही इन्फेक्ट हुए, जरूरी थोड़ी है कि हम इन्फेक्शन लेकर आएंगे, हम इन्फेक्शन देकर भी तो आ सकते हैं। अभी मान लीजिए हम किसी के फंक्शन में जा रहे हैं, मैं एज अ डॉक्टर मैं बहुत प्रोन हूँ इन्फेक्शन के लिए, मैं डेली पेशेंट्स देखता हूँ। मैं ही अगर इन्फेक्ट हूँ और मैं ही किसी की गैदरिंग में जाकर वहाँ इन्फेक्शन फैलाया हूँ, तो भाई उनके लिए भी तो ये अच्छा है कि मैं नहीं आ रहा उनके, तो थोड़ा सा इस तरीके से भी सोचना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि सर। भाई सर अगर इस मैं तरह से सभी लोग सोच ले अगर सर इस तरीके से सर, तो अपना जो इन्फेक्शन है वो फैलेगा ही नहीं। कुछ दिनों के लिए सही कुछ पाबंदी अपने ऊपर लगाएं, अपनी लाइफ कुछ दिनों स्टाइल को के लिए, थोड़ा सा चेंज करें, तो सर बहुत बिल्कुल लाभ मिल सकता है सभी को सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। आपने अपना कीमती समय निकाला सर, इसके सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और आज के इस डिबेट के लिए और इस चर्चा के लिए सर रिकेन जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि रिकेन जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया सर पूरी तरह से। रिकेन अच्छा, जी, एंड में डॉक्टर एक साहब। एक 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 टिप या कुछ और इम्पोर्टेंट चीज और बोलना चाहूंगा जो अभी रिसेंटली अभी हुआ है। जैसे कुछ लोगों जी का सर। क्वेश्चन होता है कि जो माएँ बच्चों को जो फीडिंग करा रही हैं वो वैक्सीनेशन लें या ना लें, कुछ इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं, तो मैं भी पढ़ रहा था। जी सर। गवर्नमेंट ऑफ जी इंडिया सर। ने ये रिकमेंड कर दिया है कि जो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं वो वैक्सीन ले सकती हैं प्रॉपरली। तो अभी तक ये था कि हम लोग लें या ना लें वैक्सीन जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। तो ये अभी रिसेंट गाइडलाइन है कि आप लोग ले सकते हैं वैक्सीन, इससे बच्चे को भी फायदा होगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो एंटीबॉडीज ब्रेस्ट फीड में जो सिक्रीट होती है वो सिक्रीट होंगी, तो बच्चा भी उससे कहीं ना कहीं इम्यून होगा। तो एक ये मैं एक सर ये एंड पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था अपनी तरफ से।
नहीं सर ये बहुत सारा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो माँ बाप बोलते हैं कि अरे नहीं वो तो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बच्चा, अभी कैसे दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सर कोई बहानेबाजी नहीं, कोई भी तर्क वितर्क नहीं, नहीं, वैक्सीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और वो सभी को वैक्सीन में लगानी है कोई सर। बहाना नहीं, वैक्सीन में कोई ओके बहाना सर। नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, वैक्सीन लेनी है बस, कोई सी भी लेनी है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि कोविशील्ड लें, कोवैक्सीन लें, या अभी स्पुतनिक आएगी तो इस पर, कुछ लोग तो स्पुतनिक के लिए वेट कर रहे हैं। मुझसे बोले अरे डॉक्टर बिल्कुल साहब सर। अभी स्पुतनिक आ रही है, अभी 1 महीने में हम तो तब लगवाएंगे। मैंने कहा क्यों वेट कर रहे हो भाई, ये दो दो वैक्सीन जब ऑलरेडी है मार्केट में, उसको लगवाओ, कोविशील्ड को लगवाओ। कुछ लोग कोविशील्ड कोवैक्सीन में बहुत वो कर रहे हैं कि नहीं कोवैक्सीन अच्छी, कोविशील्ड अच्छी। सभी वैक्सीन अच्छी है, जो गवर्नमेंट ने जो है उसको पास कर दिया है, तो सब लगवाइए, किसी भी तरीके की कोई वैक्सीन लगवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बाकी लोगों में एक ये भी भ्रांति है कि अगर हम वैक्सीन लगा लेते हैं तो हमको बहुत फीवर आ जाता है, बॉडी बहुत पेन करती है, बहुत दर्द होता है। तो सर वहां पे सर क्या है, क्योंकि मैंने सर अभी सेकंड को मैंने सर फर्स्ट डोज दिया वैक्सीन का, और मुझे सर फीवर आया। बट कल भी जैसा कि मैं एक सर लाइव शो कर रहा था सर डॉक्टर के साथ में, और सर आज आपके साथ में भी लाइव शो कर रहा हूं, तो मुझे सर कोई प्रॉब्लम ही फील नहीं हुई। तो मुझे लगता है सर ये भी एक बहुत बड़ी बहानेबाजी है। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन अगर हम लगाएंगे ना तो उसका बॉडी में रिएक्शन होना लाजमी है, वो होगा। हम जो बच्चों को अभी तक जो कोविड को छोड़िए, जो पहले जो वैक्सीनेशन जो सब चला आ रहा था रूटीन वैक्सीनेशन, उसमें भी अगर हम बच्चे को वैक्सीन देते हैं तो उसको फीवर होना, वैक्सीन की जगह स्वेलिंग हो जाना, दर्द होना, ये नॉर्मल रिएक्शन है बॉडी का वैक्सीन को। और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि अगर आपको ये रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं तो बॉडी आपकी उस वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रही है। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि इसमें घबराने की बात नहीं है कि हमें बुखार आएगा या ये परेशानी हो जाएगी। मुझे इतना तेज बुखार आया था, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 3 दिन के लिए बुखार और ठंड के साथ, जैसा मलेरिया में ठंड लगती है इस तरह का मुझे बुखार आया था, लेकिन पता था भाई कि जो है इसका होना है रिएक्शन, तो उसको हमने टैकल किया। तो ये चीज अवेयरनेस हमें करनी है, अवेयर करना है लोगों को कि ये कोई कोई बहाना नहीं है कि अगर फीवर हमें आएगा तो हम वैक्सीन नहीं ले रहे, ऐसा कुछ नहीं। बॉडी रिएक्ट कर रही है, अच्छी बात है कि आपकी बॉडी में रिएक्ट हो रहा है और वो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की सर हम लोग के साथ में, और मैं आशा करता हूं कि दर्शकों को इससे बहुत लाभ मिला होगा, क्योंकि ज्यादातर मेरे पास खुद पर्सनल क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप सारे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि कैसे कैसे हो सकता है। आपका वीडियो रुक गया गौरव जी। राइट, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, इसकी वजह से हो गया। तो मैं सर हाँ वही कह रहा था कि मतलब बच्चे इज द मोस्ट प्रायोरिटी टू एनी पेरेंट्स सर। तो सर आप आशा करता हूँ आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है सर, और आपके सर आपको इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। आगे थैंक यू भी सो सर मच। कुछ अगर कुछ अच्छी टॉपिक रहेंगे सर, आपको सर साथ में लेकर के आएंगे सर, दर्शकों के लिए बिल्कुल, सर। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कभी भी हम लोग तैयार हैं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, कहीं भी कोई अवेयरनेस कुछ स्प्रेड करना हो बिल्कुल साथ देंगे आपका। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा और सुना डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी को, उन्होंने बच्चों के लिए खासतौर से जो कोविड थर्ड वेव है जहां पे बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनके लिए इतनी बहुमूल्य जानकारी आप सबको दी। आशा करता हूं आप सबको जानकारियां मिली होंगी और आप इन सबका लाभ उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने बोली कि हम फर्स्ट वेव में जैसे जैसे खत्म हो रही थी फर्स्ट वेव, हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग को निग्लेक्ट कर दिया। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अब जो सेकेंड वेव चल रही है, जो धीमे धीमे खत्म होने वाली है, उसके बाद हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, मास्क का मतलब है प्रॉपर मास्किंग, सिर्फ मुंह को कवर नहीं करना है, साथ साथ में अपनी नोज को भी फुल कवर करना है। प्रॉपर मास्किंग करेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, और घर पे अगर है तो सैनिटाइजर का यूज ना करके अगर हम हैंड वॉश का यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो सैनिटाइजेशन, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग वो आपको फॉलो करना है, और अपने जीवन को सुखमय बनाना है और दूसरों को भी। और सबसे बड़ी चीज जो डॉक्टर साहब ने बोली कि सोशल गैदरिंग में नहीं जाना है, क्योंकि आपको ही खतरा नहीं है, आपको भी खतरा है, लेकिन साथ ही साथ सामने वाले को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वायरस आप भी दे सकते हैं और आप ले भी सकते हैं। तो प्लीज प्लीज प्लीज
डोंट गो इन एनी सोशल गैदरिंग। इन सब के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और सब लोगों को कहूंगा कि प्लीज इस चैनल में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और उसको सब्सक्राइब करें, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।